हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लीगल कोड। आई एम आशु अरलवानिया। जैसा कि हम जानते हैं कि हम एक सीरीज कर रहे हैं दैट इज इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, मतलब कि भारत की शासन प्रणाली व राज्य व्यवस्था की एक सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि भारत में सिविल सर्विस ही नहीं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा ऐसी नहीं है जिसमें कि पॉलिटी के बारे में ना पूछा जाए। पॉलिटी इज़ वन ऑफ द मेजर पार्ट्स। तो इसी के बारे में आज हम जो करने जा रहे हैं वो लेक्चर 10th है। प्रेसिडेंट मतलब कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में हम आज पढ़ेंगे, इस लेक्चर को कवर अप करेंगे, वो भी वन लाइनर फॉर्म में। लेकिन उससे पहले आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर व टेलीग्राम पर। बस आपको सर्च करना है माई लीगल कोड और उससे सब्सक्राइब कीजिए। आप इस लेक्चर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू, दैट इज www.mylegalcode.com। व किसी भी कन्फ्यूजन के लिए 24/7 आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड द व्हाट्सएप नंबर इज 9990544440। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज द प्रेसिडेंट, मतलब भारत के राष्ट्रपति। देखिए, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने सारे इसमें कवर अप करा दिए हैं। एक बार देख लीजिए, आपको कभी कोई किसी भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए पॉइंट पर आते हैं। देखिए, नंबर 1 जो वन लाइनर फॉर्म है, तो उसमें नंबर 1 है, पहली बात याद रखना, जब भी कोई क्वेश्चन आए कि संघीय कार्यपालिका को हेड कौन करता है, मतलब कि हमारे देश की जो संघीय कार्यपालिका है, देश के अंदर संघ की तरफ से जिस तरीके से जो कार्य होता है, उन सब का मुखिया कौन है। इंग्लिश में अगर यूनियन एग्जीक्यूटिव का पूछा जाए और हिंदी में संघीय कार्यपालिका का मुख्य, मतलब मुख्य भूमिका निभाने वाला या मुखिया, एक सिंपल फॉर्म में कहते हैं संघीय कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखिए, एक बात याद रखना कि हम जब भी भारत के राष्ट्रपति की बात करते हैं, राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं, तो मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बताया था कि रिपब्लिक क्या होता है। रिपब्लिक मतलब हमारा देश रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि जिस देश में उस देश का मुख्य, मतलब कि हेड ऑफ द नेशन, जो उस देश का मुख्य व्यक्ति है, उसको अगर चुनाव के द्वारा चयन किया जाता है, चुनाव के द्वारा अगर उसका चयन किया जाता है, तो वो होता है रिपब्लिक, मतलब कि गणराज्य। हमारे देश में हमारे देश का मुख्य व्यक्ति कौन है, भारत के राष्ट्रपति, और उनका क्या होता है, चुनाव। अब ये चुनाव होता कैसे है, आप ये भी कह सकते हैं कि हम तो कभी चुनाव में भाग भी नहीं लेते, हमने तो आज तक किसी को प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मतलब वोट देते हुए नहीं देखा। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव ही होता है, इसीलिए हमारा देश रिपब्लिक है। लेकिन वो चुनाव डायरेक्ट नहीं होता, वो चुनाव डायरेक्ट नहीं होता। आप जिन लोगों को चुन करके एमएलए या एमपी बना करके भेजते हैं, वो आपकी तरफ से राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मतलब कि राष्ट्रपति को आप ही वोट डाल रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्ट वोट नहीं डाल रहे हैं, आप अप्रत्यक्ष रूप से अपने द्वारा चुने हुए लोगों से राष्ट्रपति के लिए वोट डलवा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर बात चलती है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो लोग हैं वो हैं, सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा, मतलब कि संसद में क्या होती है, लोकसभा व राज्यसभा, दोनों सदनों के चुने हुए, याद रखना, चुने हुए सदस्यों के द्वारा। ठीक है, मतलब कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के, दोनों सदन कौन कौन से, लोकसभा व राज्यसभा, दोनों सदनों के चुने हुए इलेक्टेड मेंबर्स भाग लेते हैं। और सारे राज्यों में जितनी भी, हर राज्य की विधानसभा में वहाँ के जो चुने हुए एमएलए होते हैं, ये तो आप जानते होंगे कि संसद में सांसद बैठते हैं और हर राज्य की विधानसभा में कौन बैठते हैं, एमएलए बैठते हैं। ठीक है, कौन बैठते हैं, विधानसभा के सदस्य बैठते हैं। तो आपने इसमें एक चीज़ बस नोट करनी है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग वोट डालते हैं वो सब जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। अब ये इलेक्टेड बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, शायद आप जानते भी होंगे कि चुने हुए मेंबर्स के अलावा इन सदनों में कुछ राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड लोग भी होते हैं। तो देखिए, कभी भी किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए कि भारत के राष्ट्रपति को कौन चुनते हैं, तो ये बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली उन्हें पता तो होता है, लेकिन वो इतना बारीकी से उस क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हैं, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शंस को देख के। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस याद रखिएगा कि संसद के दोनों सदनों के व हर राज्य की विधानसभा के, इन सबके सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट डालेंगे। कौन, इलेक्टेड मेंबर्स, और इनके अलावा
कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर्स वगैरह कोई भी होंगे वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। ठीक है, तो इलेक्टेड वर्ड को याद रखना है, इलेक्टेड मेंबर्स। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं भी आया है तो डोंट वरी, आप 24/7 हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमारे जब भी एक क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है, तो ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है। आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि इसे समझने के लिए मैं आगे के लेक्चर्स में इंडिविजुअली आपको क्लियर कराऊंगा। अभी आप वन लाइनर फॉर्म में इतना ही याद रखिए कि जब भी आए कि भारत के राष्ट्रपति को किस प्रणाली के द्वारा चुना जाता है, तो वो होती है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इंग्लिश में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होता है, जो मैंने आपको पहले बताया, एक बार फिर पॉइंट्स में देख लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के इलेक्टेड मेंबर्स, मतलब कि संसद के दोनों सदनों में जो लोग चुन करके गए हैं, और चुन करके कैसे, जनता द्वारा इनडायरेक्ट फॉर्म में, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जो चुन करके गए हैं संसद में, वो इलेक्टेड मेंबर्स। और भारत के हर राज्य में जितनी भी विधानसभा हैं, हर विधानसभा के चुने हुए मेंबर, यहाँ पर भी इलेक्टेड मेंबर्स ही हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि हर स्टेट में, हर राज्य में अपनी विधानसभा होती है, उनके अंदर जो एमएलए बैठते हैं उनको भी जनता ही चुनती है। तो ठीक है, संसद की बात करें तो संसद में चुने हुए मेंबर्स, और हर राज्य की जो विधानसभा है उनके भी चुने हुए मेंबर्स। बस याद ये रखिएगा, कॉमन ये है कि सिर्फ चुने हुए मेंबर्स ही भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी बात है, इसमें लिखा हुआ है असेंबलीज ऑफ ऑल स्टेट्स इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पुदुचेरी। तो मैं आपको यहाँ पर छोटी सी हिंट दे देता हूँ कि हमारे देश में पुदुचेरी, दिल्ली, ये जो हैं, ये एक तरीके से ये यूनियन टेरिटरीज हैं। ये क्या है, यूनियन टेरिटरीज हैं, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश। इनका शासन डायरेक्ट केंद्र की तरफ से चलाया जाता है बाय अंडर प्रेसिडेंट। लेकिन ये दो यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं, ये दो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी खुद की विधानसभा है। इनके अलावा और किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है, और वहाँ पर जब विधानसभा नहीं है तो वहाँ पर कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको इन्हें याद रखना है। सबसे पहली बात यह है कि जब वर्तमान राष्ट्रपति का जो टर्म है, वर्तमान राष्ट्रपति के जो मतलब पद पर बने रहने की जो अवधि है, उस अवधि के खत्म होने से पहले उनके जो अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मतलब वर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल के खत्म होने से पहले ही अगला राष्ट्रपति चुनने की पूरी प्रक्रिया खत्म कर ली जाती है। दूसरी बात यह है कि भारत में एक राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, और कब से, जब से वह अपने पद को धारण करते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, एंटर होते हैं, तब से लेकर के 5 साल तक भारत का राष्ट्रपति बना रहता है। भारत के राष्ट्रपति बने रहते हैं 5 साल के लिए। और एक चीज़ ये है कि अगर भले ही राष्ट्रपति जी का टर्म एक्सपायर हो गया हो, मतलब कि 5 साल पूरे हो गए हों, फिर भी जब तक अगला राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता है, वह कंटिन्यू करते हैं अपने ऑफिस में बने रहना। मतलब कि अगले राष्ट्रपति चुने जाने तक जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वह पद पर बने रहेंगे। यहाँ तक आई होप आपको सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी राष्ट्रपति के चुनाव की बात चलती है तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार की घोषणा की जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार की घोषणा करने की एक निश्चित शर्त होती है कि उनके सपोर्ट में 50 मत होने चाहिए। उनकी सपोर्ट में कितने मत, वैलिड मत होने चाहिए? 50, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, जब भी देश में राष्ट्रपति के चुनाव की बात चलती है, देश मतलब भारत में, तो इसमें देखिए एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसको मैं बताने जा रहा हूं, आप बस इसको समझिएगा। ठीक है, इसमें सीधी बात ये होती है कि पार्लियामेंट मतलब कि संसद के एक सदस्य की वोट की वैल्यू, जब आप इसे मैथमेटिकल फॉर्मेट में आप देख लीजिएगा, नहीं तो आने वाले लेक्चर्स में मैं भी बिल्कुल और क्लियर करूंगा, लेकिन याद रखिएगा कि संसद के एक सदस्य की जो वोट होती है, संसद के एक सदस्य के द्वारा जो वोट डाली जाती है, उसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है? उसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो टोटल जितने भी एमएलएज हैं, मतलब कि राज्यों के द्वारा जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यों के द्वारा जितने भी चयनित एमएलए विधानसभा सदस्य हैं, उनकी टोटल की वोट्स की जो वैल्यू है, उसमें हम
जितने भी संसद के इलेक्टेड एमपी हैं, संसद के जो चुने हुए सांसद हैं, उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, संसद के एक वोट की वैल्यू का पता चल जाएगा। देखिए ये कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप इसे याद कर लें क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है। इसमें आप दैट इज इक्वल टू एंड अपॉन इस तरीके से लिखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा क्योंकि बिल्कुल क्लियर किया है मैंने और बोल कर भी बताया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की बात करें, अगर देश में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, किसी पर्टिकुलर राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकता। लेकिन कब, अगर वह उस राज्य के अपर हाउस का मेंबर है, अगर वह उस राज्य के अपर हाउस का मेंबर है। तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे देश में हर राज्य में विधानसभा तो है, लेकिन कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है जिसे हम अपर हाउस बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर। और जब मैंने आपको पीछे कंडीशंस बताई थी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है, तो मैंने क्या बताया था, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कि संसद के दोनों सदनों के इलेक्टेड मेंबर्स। और उसमें दूसरी कंडीशन ये थी कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब कि स्टेट्स के, राज्यों में विधानसभा जो होती है उनके इलेक्टेड मेंबर्स। तो यहाँ पर क्या बात निकल करके आई कि राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कहीं पर भी बात नहीं हुई है। और मान लीजिए कि अगर किसी भी राज्य की विधान परिषद का कोई सदस्य वहाँ राज्य का मुख्यमंत्री है तो ऑब्वियसली वो अपर हाउस का मेंबर है स्टेट का, और कहीं पर भी कंडीशन में ये है ही नहीं कि किसी भी राज्य के अपर हाउस का कोई मेंबर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकता है। तो यहाँ पर क्लियर है कि अगर चीफ मिनिस्टर राज्य के अपर हाउस का मेंबर है, तब चीफ मिनिस्टर बना है, तो वह भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत से लोगों को शायद पता नहीं होता कि हमारे देश में जो चुन करके आते हैं वो तो कैबिनेट में मिनिस्टर्स वगैरह बनते ही हैं, लेकिन एक आपने देखा होगा, जैसे आप कई बार देखेंगे कि बहुत से मेंबर्स ऐसे होते हैं जो चुन करके नहीं आते हैं, वो इनडायरेक्टली या कैसे भी एक वोटिंग प्रणाली से अपर हाउस में चुन करके लाए जाते हैं और वहाँ के मेंबर्स को भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन वो इलेक्टेड नहीं होते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो अपर हाउस के मेंबर्स होते हैं, मिनिस्टर का पद उन्हें भी दिया जा सकता है, लेकिन अपर हाउस में इलेक्टेड मेंबर्स नहीं बैठते हैं। डायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर्स अपर हाउस में नहीं बैठते हैं। अपर हाउस में जो मेंबर बैठते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, और जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो चुने जाते हैं तो या तो वो राज्य की विधानसभा में बैठेंगे, या अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र में लोकसभा में जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट फॉर्म में चुने हुए लोग बैठते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्टेट की बात करते हैं तो अपर हाउस का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत कम आता है, लेकिन यहाँ पर ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, जब भी कोई बात आती है तो प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति के बारे में एक बात कही गई है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उसके शिक्षा को लेकर के कोई भी बाध्यता नहीं है। कोई भी इंसान कितना भी पढ़ा लिखा हो वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, बस एसेंशियल कंडीशंस और जो निश्चित जो शर्तें हैं बस उनको पूरा करने वाला होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि देश का कोई भी सांसद या किसी भी राज्य के विधानसभा का सदस्य, ये भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें क्या करना होगा, अगर वो राष्ट्रपति का चुनाव जीतते हैं तो उन्हें शीघ्र ही अपना जो पद है, जैसे या तो वो एमपी थे या एमएलए थे, जो भी वो पद उन्हें बिल्कुल एक साथ खाली करना पड़ेगा, वहीं की वहीं छोड़ना पड़ेगा और प्रेसिडेंट के ऑफिस को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर ये कुछ 3 शर्तें दी हुई हैं, अगर इन शर्तों में से किसी पर भी कोई व्यक्ति खरा नहीं उतरता है तो वो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। वो कौन कौन सी शर्तें हैं? देखिए, एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए तो वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है। दूसरा, 35 साल की कम से कम एज होनी चाहिए, मतलब कि अपनी ज़िंदगी के 35 साल की उम्र वो पा चुका हो। देखिए मैंने यहाँ पर एक गलत हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है, 3 इयर्स लिखा हुआ है, वहाँ पर 35 कर लीजिएगा, 35 साल कर लीजिएगा। ठीक है, और इससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो 3 नहीं है, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, वो 35 है। ठीक है, तो एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा 35 साल की एज कंप्लीट हो चुकी हो, तीसरा ये है कि अगर उसकी योग्यताएं
लोकसभा में चुने जाने योग्य हों, लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हों। अगर ये तीनों चीज़ होती हैं तो वह व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव लड़ सकता है, और अगर इनमें से कोई भी शर्त वो पूरी नहीं कर पाता है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। आई होप इट्स क्लियर टू यू, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अगर मान लीजिए उसी पद पर भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए री इलेक्ट होना है, पुनः चयनित होना है, तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं। ठीक है, मतलब कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए अगर पुनः चयनित होना है, री इलेक्ट होना है, तो उसके लिए कुछ विशेष योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 57, मतलब कि आर्टिकल 57, रिमेंबर इट। नेक्स्ट देखिए, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी तरीके का कोई वाद विवाद हो जाता है, किसी भी तरीके का कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, तो इस डिस्प्यूट को कौन सुलझाएगा? भारत का उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति को अगर अपना रेजिग्नेशन मतलब त्याग पत्र देना है तो वह किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगर भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है तो यह शक्ति किसमें निहित है? भारत की संसद में, मतलब कि भारत की पार्लियामेंट जो है, भारत की संसद को इतनी पावर है कि अगर वह वर्तमान राष्ट्रपति को या पदासीन राष्ट्रपति को हटाना चाहती है तो वह हटा सकती है। आई होप इट्स क्लियर। एक बात याद रखना कि जब भी अगर हम भारतीय संविधान के प्रावधान को देखें और बात आए भारत के राष्ट्रपति को हटाने की, तो याद रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। पद से भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में इम्पीचमेंट। क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट। और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में लिखा गया है। यह आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिस। आई जस्ट वांट यू टू मेक अ पॉइंट ऑफ इट। ओके, नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ अगर महाभियोग करना है, मतलब कि पद से हटाने के लिए, मैंने अभी बताया था कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ अगर महाभियोग लाना है तो यह पावर किस में है? कौन लाएगा? भारत की संसद के किसी भी सदन के द्वारा वर्तमान राष्ट्रपति, मतलब कि पदासीन राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया का प्रारंभ किया जा सकता है। मतलब कौन कर सकता है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा यह प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, जब भी बात आती है कि भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ वही महाभियोग की प्रक्रिया अगर शुरू करनी है तो यह पावर किस में है? ये वही बात है कि भारत के संसद के किसी भी सदन के द्वारा यह प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। और एक बात याद रखिएगा कि देखिए, ये अगला जो पॉइंट है वो भी यही है कि भारत के राष्ट्रपति को किसी भी तरीके के, मतलब जो भारत के संविधान के का उल्लंघन, किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने के या वायलेशन करने के नाम पर अगर किसी भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाना है तो कौन ला सकता है? संसद का कोई भी सदन, संसद का चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कोई भी इनिशिएट कर सकती है भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया को। आई होप ये समझ में बिल्कुल आ गया होगा। 3 पॉइंट्स में यही डिस्कस किया है हमने अलग अलग तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको बिल्कुल पॉइंट पर रहना है। ठीक है, और एक बात जरूर याद रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने से कम 14 दिन पहले भारत के राष्ट्रपति को बताना होगा। ठीक है, और बताने के 14 दिन के बाद ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, भारत में जो भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग की प्रक्रिया है, भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो मैं बताया है अभी कि इम्पीचमेंट प्रोसेस, मतलब भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग की प्रक्रिया उन्हें हटाने के लिए चलाई जाती है, इससे कैसी प्रक्रिया कहते हैं? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, मतलब क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगर किसी भी तरीके से भारत के राष्ट्रपति की जो पोस्ट है वह खाली हो जाती है तो उसको हर हाल में 6 महीने के अंदर अंदर भरना होगा। मतलब कि राष्ट्रपति का अगला इलेक्शन या किसी भी तरीके से 6 महीने के अंदर अंदर हमें देश का अपना एक नया राष्ट्रपति ढूंढना होगा। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। देखिए, एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि भारत के राष्ट्रपति की अवधि तो अभी बची हुई है, लेकिन कुछ और कॉजेस, कुछ और कारण ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से भारत के राष्ट्रपति की पोस्ट अचानक खाली हो जाती है।
अचानक खाली हो जाती है। तो ऐसे में याद रखिएगा, वही बात है कि 6 महीने के अंदर अंदर उस पोस्ट को भरना होगा। 6 महीने के अंदर अंदर उस पोस्ट को भरना होगा, इस बात को याद रखिएगा। देखिए एक बात और याद रखिएगा कि अगर प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति कुछ केसेस में अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अपने दायित्व हैं उनको निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। अब ये कब कब हो सकता है, मान लीजिए उनकी अचानक मौत हो गई, या उन्होंने त्यागपत्र दिया, या उन्हें किसी भी तरीके से इम्पीचमेंट वगैरह के थ्रू हटा दिया गया। तो इन वजह, ये कुछ वजह ऐसी हैं, ऐसे कॉजेस हैं जिसकी वजह से भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि उस पर तब तक कौन काम करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट, भारत के उपराष्ट्रपति। लेकिन याद रखिएगा वही बात है कि 6 महीने के अंदर अंदर भारत का एक नया राष्ट्रपति चुन करके लाना होगा। नेक्स्ट देखिए एक बात याद रखिएगा कि अगर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भारत के राष्ट्रपति का जो ऑफिस है, उनकी जो पोस्ट है वह खाली हो जाती है, और कोइंसिडेंटली, अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं आप, दुर्भाग्य से, कि भारत का उपराष्ट्रपति भी नहीं है। तो ऐसे केस में अब क्या होगा, क्योंकि हमारे देश में संविधान में कहा गया है देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हर हाल में हर वक्त भारत का एक राष्ट्रपति होगा ही होगा। तो अब यहाँ पर ना तो राष्ट्रपति हैं ना उपराष्ट्रपति हैं, तो अब क्या होगा। तो याद रखिएगा कि इस केस में जब तक कि अगले राष्ट्रपति नहीं चुने जाते या वाइस प्रेसिडेंट नहीं आते, तब तक भारत के उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, वही भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, जब तक कि भारत का अगला राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति नहीं आ जाता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया। देखिए भारत में कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है, ये मैं आपको सबसे स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 53 की बात करते हैं, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 ही ये बताता है कि भारत की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, भारत के राष्ट्रपति में। और इससे अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, द एग्जीक्यूटिव पावर इज कंसर्न्ड विद। देखिए कार्यपालिका शक्ति होती क्या है, अगर जनरल फॉर्म में आपको समझना है तो याद रखिएगा कि कार्यपालिका शक्ति होती है कि भारत की जो सरकार अपना बिजनेस, मतलब कि शासन प्रणाली को किस तरीके से चलाती है, ये पूरा कामकाज जो होता है सरकार का, उसे कहते हैं कार्यपालिका शक्ति। और यह किसके अंडर में रह करके की जाती है, भारत के राष्ट्रपति, इसी को कहते हैं कार्यपालिका शक्ति का मुखिया कौन है, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट, हेड ऑफ इंडियन रिपब्लिक, भारतीय गणराज्य का मुखिया कौन है, भारत का राष्ट्रपति। आप इन पॉइंट्स को डायरेक्टली याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, एक संविधान संशोधन हुआ था, भारत के संविधान में एक संशोधन हुआ था जिससे कि भारत के राष्ट्रपति को एक पावर मिली थी कि वह किसी भी बिल को या किसी भी मैटर को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को वापस भेज सकता है। किसी भी बिल या किसी भी विचार को, किसी भी मैटर को पुनर्विचार के लिए भारत की मंत्रिमंडल पर वापस भेज सकता है। यह संविधान संशोधन था, 44वां संविधान संशोधन, और यह कब हुआ था, 1978 में। याद रखिएगा, इसकी सन भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को ये पावर होती है कि वह लोकसभा के सेशन को मतलब कि स्थगित कर दें, डिसॉल्व कर दें। ठीक है, लेकिन ये कब करते हैं, जब भारत के संघीय मंत्रिमंडल की उन्हें सिफारिश मिले। अगर संघीय मंत्रिमंडल चाहे तो भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को स्थगित कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति को एक पावर होती है जो कि अनुच्छेद 108, इस अनुच्छेद को याद रखिएगा, आर्टिकल को याद रखिएगा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भारत के राष्ट्रपति जब चाहें भारत के दोनों सदनों, मतलब संसद के दोनों सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, उनकी एक जॉइंट मीटिंग बुला सकते हैं। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, जॉइंट सेशन को बुला सकते हैं। यह पावर किस पे होती है, भारत के राष्ट्रपति पर। किस आर्टिकल के अंदर में, दैट इज आर्टिकल 108 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति को पावर होती है कि वह कुछ विशेष अवस्थाओं में, विशेष सिचुएशंस में अध्यादेश को जारी कर सकते हैं, और यह भारत के संविधान में, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आर्टिकल 123 में है। अनुच्छेद 123 में यह प्रावधान है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वह कुछ विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश ला सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर जो अगला पॉइंट है, दैट इज एक इकलौता उदाहरण ऐसा है जिसमें कि भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो की पावर का यूज किया था। वह उदाहरण कौन सा है, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल,
यह एक बिल था। इस बिल के दौरान भारत के राष्ट्रपति ने एक वीटो की पावर का यूज किया था। और एक बात याद रखिएगा कि पॉकेट वीटो का यूज, जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मिनोलॉजी में एक पॉकेट वीटो होता है, वीटो अलग अलग तरीके की होती हैं, उनमें से ही एक पावर होती है वीटो की, वो होती है पॉकेट वीटो। 1986 में यह पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कौन से राष्ट्रपति ने किया था? वो थे ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह, याद रखिएगा इस नाम को। और देखिए एक बात और है कि भारत के संविधान का एक आर्टिकल है, भारत के संविधान का एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें कि भारत के राष्ट्रपति को एक पावर दी गई है कि वह किसी भी बिल पर, किसी भी बिल जो कि सदनों से, संसद के सदनों से जो बिल पास हो चुका है और राष्ट्रपति के पास गया है, तो भारत के राष्ट्रपति को एक पावर मिली हुई है कि वह उस बिल पर अपनी मंजूरी को रोक के रख सकता है। यह कौन सा अनुच्छेद है? यह है आर्टिकल 111, अनुच्छेद 111 में ऐसा प्रावधान किया गया है। देखिए ये अगला जो पॉइंट है वही है जो मैंने अभी आपको ऑर्डिनेंस के बारे में बताया था कि आर्टिकल अनुच्छेद 123, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ऐसा एक हुआ भी था 2002 में। 2002 में चुनाव सुधार से संबंधित, चुनाव सुधारों से, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, चुनाव सुधारों से संबंधित एक अध्यादेश लाया गया था भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। और जो इसमें कुछ चेंज करके उन्होंने मंत्रिमंडल के पास भेजे थे, लेकिन मंत्रिमंडल ने चेंज, मतलब सॉरी फॉर दैट, भारत के राष्ट्रपति ने इसे रिकंसिडरेशन, पुनर्विचार के लिए दोबारा भेजा गया था किसके पास? भारत के मंत्रिमंडल के पास। लेकिन मंत्रिमंडल ने इन सुधारों में, इन चुनाव सुधारों के बिल में कोई बिना छेड़खानी किए हुए, बिना किसी परिवर्तन के इसे वापस प्रेसिडेंट के पास भेजा था। और इसी बिहाफ पर आर्टिकल 123, अनुच्छेद 123 का यूज करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने 2002 में अध्यादेश जारी किया था। तो मेन क्वेश्चन इज दिस कि यह अध्यादेश किससे रिलेटेड था? वो था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से। किस सन में हुआ था? 2002 में। इतना ही याद रखना है आपको। नेक्स्ट, डिस्क्रिशनरी पावर्स। देखिए ये वो पावर्स होती हैं, होलसोल पावर्स जो बोलते हैं, मतलब जो स्वविवेक, खुद की बुद्धि से जो शक्तियां यूज की जाती हैं, स्वविवेक से, मतलब खुद के दिमाग लगा करके जो पावर्स यूज की जाती हैं उनको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स। ये होलसोल पावर्स होती हैं। तो यहाँ पर बात चल रही है कि भारत के राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। देखिए अगर कोई भी बिल भारत के राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह ऑब्जेक्शंस के साथ उस बिल को वापस कर सकते हैं, किसी बिल को अपने पास रोक कर रख सकते हैं, और एक होता है कि वह संसद को कभी भी मैसेज सेंड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का संदेश देना है किसको? संसद को। संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा। तो वह ऐसा मैसेज संसद को कभी भी दे सकते हैं। ये जो हैं पावर्स, ये राष्ट्रपति की डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, मतलब कि राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्तियां हैं। नेक्स्ट देखिए, कभी भी याद रखिएगा कि यह भारत के राष्ट्रपति के लिए ज़रूरी नहीं है। राष्ट्रपति अगर किसी बिल को मंजूरी देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, वो उनका विषय है। वह इसके लिए मंत्रिमंडल से सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट एसेंशियल टू टेक एडवाइस फ्रॉम अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर प्रेसिडेंट, सॉरी, ठीक है। तो किसी भी बिल पर मंजूरी देना ना देना राष्ट्रपति के खुद के हाथ में है। इसके लिए वह ज़रूरी नहीं है कि वह मतलब कि मंत्रिमंडल से सलाह इसके बारे में लें। वह मंजूरी देना ना देना राष्ट्रपति के खुद के हाथ में है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 123। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी संसद, एक ऐसा टाइम आता है कि कभी कभी संसद को स्थगित कर दिया जाता है, संसद का सेशन नहीं लग रहा होता है, संसद कार्य में नहीं होती है, वहाँ पर सारा स्थगन हो चुका होता है संसद का। तो ऐसी सिचुएशंस में ज़रूरत पड़ने पर भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। किसमें? आर्टिकल 123, अनुच्छेद 123 भारत के संविधान के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात है कि अगर राष्ट्रपति ने कोई भी अध्यादेश जारी किया है, राष्ट्रपति ने कोई भी अध्यादेश जारी किया है, तो उसको 6 हफ्तों के, जो पार्लियामेंट का जो सेशन होगा, अगला जो सेशन स्टार्ट होगा, 6 हफ्ते के अंदर अंदर उस अध्यादेश को उस सेशन में सबके सामने पेश करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, वही आर्टिकल 123, भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ। नेक्स्ट देखिए, जब भी राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करेंगे तो भारत के राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियाँ होती हैं। कौन कौन सी? एक तो आपातकालीन शक्तियाँ,
जो कि आपको पता है नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल्स, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जितनी भी आपातकालीन शक्तियां हैं वह भारत के राष्ट्रपति के पास होती हैं। और इसके अलावा जो भी जितनी भी भारत के, जो आपने सुना होगा कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगना, तो ऐसे किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना और उनकी डेट को बढ़ाना, ये पावर भी भारत के राष्ट्रपति के पास ही हैं। और भारत के राष्ट्रपति को आपको पता होगा कि एक मतलब वह चाहे तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मतलब कि भारत के मुख्य न्यायाधीश से कभी भी सलाह ले सकते हैं, लेकिन ये राष्ट्रपति के पास पावर है कि वह उस सलाह को माने या ना माने। तो इसी को लिखा हुआ है प्रेसिडेंट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आई होप यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, वही बात है जो मैंने अभी बताया है कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह अगर लेनी है तो वह ले सकते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं। यह किस अनुच्छेद के द्वारा प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 143, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति किन किन लोगों को अपॉइंट करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी, आपको पता होगा ये भारत सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार होते हैं। द मेन लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नाम है, मतलब कौन सी पोस्ट है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्टिकल 76 होता है, अनुच्छेद 76 में इनके बारे में कहा गया है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भारत के राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा कैग, आर्टिकल 148, भारत के जो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक हैं उनको भी कौन अपॉइंट करता है? भारत के राष्ट्रपति। इसके अलावा भारत के जो सभी राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनको भी भारत के राष्ट्रपति ही अपॉइंट करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को अपॉइंट कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा दिल्ली व पौंडीचेरी, पुदुचेरी बोलते हैं, आपको पता होगा कि ये दो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके अंदर विधानसभा है और यहाँ पर चुनाव होते हैं मुख्यमंत्री के लिए, ठीक है। तो इन मुख्यमंत्रियों को भी भारत के राष्ट्रपति ही अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी भारत के राष्ट्रपति ही अपॉइंट करते हैं। अपॉइंट मतलब नियुक्त करते हैं। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। देखिए, एक अनुच्छेद 160 के बारे में बात की गई है, भारत के संविधान के एक अनुच्छेद है जिसको कि बोलते हैं अनुच्छेद 160, आर्टिकल 160। भारत का संविधान, इसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अधिकृत करता है कि वह कुछ विषम परिस्थितियों में किसी भी राज्य के राज्यपाल के तौर पर शक्तियों का निर्वहन कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल। इसके बाद है, देखिए, भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति को के कुछ अधिकारों के बारे में बात करता है। वह अधिकार कौन से हैं? कि भारत में जो डिफेंस फोर्सेज हैं, सुरक्षा जो बल हैं, उनके कमांडर के तौर पर भारत के राष्ट्रपति बने रहेंगे और भारत देश के किसी भी कोने में ज़रूरत पड़ने पर आपातकाल को लागू कर सकते हैं। कौन? भारत के राष्ट्रपति। और यह पावर कौन देता है? भारत का संविधान। किसे देता है? भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, टू सेंड मैसेज टू द पार्लियामेंट। देखिए, मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि भारत के संसद को संदेश भेजने की एक राइट है, एक अधिकार है भारत के प्रेसिडेंट का। तो यहाँ पर स्लाइटली कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन ऐड किया है कि यह संसद को किसी भी तरीके से संदेश भेजने का यह भारत के राष्ट्रपति का अधिकार होता है, ना कि शक्ति। पावर नहीं होती है, उनका राइट होता है। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है कि वह सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि उच्चतम न्यायालय के किसी भी जजमेंट या न्याय को रिमूव कर दें। यहाँ तक आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, आपको पता होगा कि भारत के राष्ट्रपति, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उनको क्षमा याचना, मतलब क्षमादान, ग्रांट पार्डन, मतलब किसी भी कई ऐसी तरीके की न्याय, मतलब अपराध होते हैं जिनमें सज़ा मिलती है, तो इस तरीके में कुछ परिस्थितियों में सज़ा को माफ़ करने की पावर होती है किनके पास? भारत के राष्ट्रपति के पास। तो यह भारत के संविधान के आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग होती है, अनुच्छेद 72, ठीक है। दिस इज जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। यह न्यायिक पावर है, न्यायिक शक्ति है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्याय के द्वारा कोई मतलब जजमेंट मिला होता है, न्याय के द्वारा कोई सज़ा मिली होती है किसको, और उस सज़ा को भारत के राष्ट्रपति माफ़ कर देते हैं। तो ये जो पावर मिली हुई है यह एक न्यायिक शक्ति है, ठीक है। न्याय करने की शक्ति है किनकी? भारत के राष्ट्रपति की। वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 72। नेक्स्ट देखिए, कुछ अथॉरिटीज़ ऐसी होती हैं, कुछ अथॉरिटीज़ हैं जो भारत के राष्ट्रपति को मिली हुई हैं। कौन कौन सी हैं? टाइटुलर, मतलब फॉर्मल एंड दे जूरे। देखिए, ये कुछ लीगल मैगजिम्स और कुछ मतलब कानूनी शब्द हैं। मतलब यहाँ पर बस आपको इतना याद रखना है कि भारत के राष्ट्रपति को
जो अथॉरिटीज़ मिली हुई हैं उनमें से एक फॉर्मल अथॉरिटी, मतलब फॉर्मल पावर्स हैं, फॉर्मल अथॉरिटीज़ भारत के राष्ट्रपति को। फॉर्मल बोलते हैं औपचारिक, फॉर्मल बोलते हैं औपचारिक। कुछ औपचारिक अथॉरिटीज़ हैं, औपचारिक अधिकार हैं जो भारत के राष्ट्रपति को मिले हुए हैं। और इसके साथ साथ संवैधानिक और नॉमिनल, ठीक है, संवैधानिक और नॉमिनल, नाम मात्र के, नॉमिनल मतलब नाम मात्र के। तो भारत के राष्ट्रपति को किस किस तरीके के अधिकार मिले हुए हैं? एक तो औपचारिक, संवैधानिक और नाम मात्र के, मतलब के नॉमिनल, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की जो ड्यूटीज होती हैं, भारत के राष्ट्रपति की ड्यूटी है क्या? कि वह संविधान के सामने पेश कर सकता है। मतलब एक बार फिर बोल देता हूं कि भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को कुछ ड्यूटीज दी हुई हैं। उन ड्यूटीज में यह है कि वह भारत की संसद के सामने पेश कर सकता है। क्या क्या पेश कर सकता है? नंबर 1, यूनियन फाइनेंस कमीशन, मतलब कि संघीय वित्तीय आयोग जो होते हैं, संघ वित्त आयोग जो होते हैं, उनकी सिफारिशों को संसद के सामने रख सकते हैं। कौन रख सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति। दूसरा, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मतलब कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट्स को संसद के सामने रख सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज द रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट्स को भी भारत के राष्ट्रपति संसद के सामने रख सकते हैं। तो ये पावर्स कहाँ से मिली हुई हैं भारत के राष्ट्रपति को? हमारे भारत के संविधान के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर, भारत के राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकारों के बारे में यहाँ पर बोला गया है। वह कौन कौन से हैं? देखिए, भारत के राष्ट्रपति चाहें तो किसी भी साधारण बिल या विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, ठीक है, लोकसभा को विघटित कर सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर को वो अपॉइंट करते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव, मतलब के संवैधानिक परमाधिकार हैं किनके? भारत के राष्ट्रपति के। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो किससे डिफरेंट हैं? ब्रिटिश क्राउन, मतलब आपको पता होगा कि ब्रिटेन में राजा का राज चलता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो ब्रिटेन का जो राजा होता है वो वहाँ के देश का, अपने देश का हेड होता है, लेकिन वह एक ही परिवार से हेरिडिटरी फॉर्म में आते हैं, ठीक है, आनुवंशिक पद होता है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति भी अपने देश के हेड होते हैं, लेकिन डिफरेंट क्यों हैं? अलग इसलिए हैं क्योंकि हमारे देश का राष्ट्रपति किसी एक परिवार से नहीं आता है, वह जनता द्वारा चुन करके आते हैं। इसीलिए भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो ब्रिटिश क्राउन, मतलब कि ब्रिटेन के जो राजा होते हैं उनसे, या क्राउन जो होता है जो ताज को पहनता है, उनसे बिल्कुल अलग हैं। सिमिलैरिटी क्या है? कि हमारे देश के राष्ट्रपति भी हेड ऑफ द नेशन है और ब्रिटिश क्राउन अपने देश के हेड ऑफ द नेशन है। लेकिन डिफरेंट क्या है कि वो एक ही फैमिली से आते हैं और हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वह चुन करके अलग अलग कोई भी व्यक्ति आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, प्रेसिडेंट इज़ द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। आप जानते होंगे कि संसद के हिस्सों की बात करते हैं, प्रेसिडेंट मतलब पार्लियामेंट के पार्ट्स की बात करते हैं, संसद के भागों की बात करते हैं। तो आपको पता होगा कि लोकसभा, राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट, ये तीनों संसद के पार्ट्स होते हैं। और यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट किस तरीके से संसद के पार्ट कहे जाते हैं। वो इसलिए कहे जाते हैं कि जब कोई भी बिल संसद के दोनों सदनों से नियमित रूप से पास होता है तो वह कानून तब तक नहीं बन पाता है जब तक कि भारत के राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं कर देते हैं, सिग्नेचर नहीं कर देते हैं। इसीलिए संसद का अभिन्न अंग किसे कहा जाता है? भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, हमारे देश के जो स्वतंत्र भारत था उसके पहले जो राष्ट्रपति हैं, जो आपको जानते होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो किस राज्य से बिलोंग करते थे? बिहार, ठीक है। और एक बात और है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में कि वह लगातार भारत के 2 बार राष्ट्रपति रहे, ठीक है। और एक अगला जो पॉइंट है दैट इज़ कि हमारे देश के ऐसे राष्ट्रपति जिनको सर्वसम्मति से, यूनानिमसली बोलते हैं, सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बनाया गया, वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। उनका टेन्योर भी लिखा हुआ है 1977 से 82। कुछ यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति और उनके टर्म्स लिखे हुए हैं, इन्हें देख लीजिएगा। नेक्स्ट, एक ऐसे राष्ट्रपति हमारे देश में हुए जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले कभी भी उपराष्ट्रपति का पद नहीं संभाला। वो कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बहुत फेमस नाम है, आपको पता होगा, ये हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। इनके बारे में, इनको किस नाम से जाना जाता है? द फिलोसोफर किंग
और द फिलोसोफर रूलर, मतलब कि दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक कहा जाता था किनको, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। नेक्स्ट वीवी गिरी, इनका नाम आपने सुना होगा। वीवी गिरी का नाम जब भी लिया जाता है तो इनका नाम एक जगह आता है, ट्रेड यूनियन मूवमेंट, व्यापारी संघ जो आंदोलन था एक ट्रेड यूनियन मूवमेंट, इसके साथ वीवी गिरी का, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति थे, इनका नाम ट्रेड यूनियन मूवमेंट से संबंधित होता है, संबद्ध किया जाता है। नेक्स्ट मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, शायद आपको पता होगा, 99.99% तो मैं कह सकता हूं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनको सब जानते हैं, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। ठीक है, एक ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के एक ऐसे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जिन्होंने एज अ प्रेसिडेंट भी काम किया। उनका नाम क्या था? न्यायमूर्ति M हिदायतुल्लाह। याद रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी परिस्थिति में मान लीजिए देश में राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, तो ऐसे में देश के राष्ट्रपति के तौर पर कौन काम करेगा? मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। और M हिदायतुल्लाह वही नाम है जिन्होंने कि ऐसी परिस्थितियों में देश का मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भी भारत के राष्ट्रपति का काम किया। नाम है M हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इज, मैंने आपको पहले बताया है, राज्यसभा वगैरह के पहले लेक्चर्स हुए हैं उनमें, कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो ऑटोमेटिकली भारत के राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब तक कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद पर हैं तो उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। आप कोर्ट में जाकर के उनके खिलाफ अपील नहीं कर सकते, याद रखिएगा। नेक्स्ट 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये वर्तमान की बात चल रही है और करंट अफेयर्स या आजकल के जो भी क्वेश्चंस और एग्जाम्स चल रहे हैं उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका सीक्वेंस भी याद रखना है। भारत के 14वें राष्ट्रपति ऑनरेबल रामनाथ कोविंद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति को एक शक्ति और मिली हुई होती है, संवैधानिक शक्ति होती है कि वह किसी भी क्षेत्र को, भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। इसे पढ़िए, ही रिप्रेजेंट्स द नेशन बट डज नॉट लीड द नेशन, दिस डिक्टम अप्लाइज टू। देखिए, ये जो कथन है किसके बारे में बिल्कुल सही बैठता है कि यह भारत को, मतलब देश को रिप्रेजेंट तो करता है ये पद, लेकिन देश को लीड नहीं करता। तो ये भारत के राष्ट्रपति के बारे में बिल्कुल फिट बैठता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति भारत को रिप्रेजेंट तो करते हैं, लेकिन लीड कौन करता है? देश का प्राइम मिनिस्टर, भारत का प्राइम मिनिस्टर। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा देश एक लोकतंत्र है और यहाँ पर जनता के द्वारा चुना हुआ नेता ही देश को लीड कर सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बहुत सारे लेक्चर्स हैं जिनको इंडिविजुअली बिल्कुल इनको क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट, भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो बिहार के राज्यपाल भी रहे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति भवन जो दिल्ली में है, आपने देखा होगा, उसको किसने डिजाइन किया था? एडविन लुटियंस, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। एंड द लास्ट वन इज, देखिए, प्रेसिडेंट का जो एड्रेस होता है, आपको पता होगा कि संसद में जाकर के भारत के राष्ट्रपति एड्रेस करते हैं सबको। ठीक है, सबके सामने एक लेक्चर देते हैं, एड्रेस करते हैं पूरी पार्लियामेंट को। तो वह एड्रेस लेटर जो होता है वह किसके द्वारा बनाया जाता है? वह किसके द्वारा बनाया जाता है? भारत की केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा बनाया जाता है। तो देखिए, ये था हमारा चैप्टर 10 ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, वो भी वन लाइनर फॉर्म में। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, जिन्होंने पहले के टॉपिक्स या लेक्चर्स नहीं देखे हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आई बटन पर जाइए, क्लिक कीजिए, उनको देख लीजिए। और एक बार ये देखना है, इसके बाद में किसी भी एग्जाम के लिए आपको इंडियन पॉलिटी के लिए इधर उधर बार बार नहीं देखना है, ये मेरा दावा है। ठीक है, इसके बाद हम 11th चैप्टर को जल्दी ही अपलोड करेंगे, लेकिन तब तक आप वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, व शेयर ज़रूर कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू, दैट इज www.mylegalcode.com। व किसी भी कन्फ्यूजन के लिए 24/7 व्हाट्सएप कीजिए। द नंबर इज 9990544440। फॉर मोर वीडियोज स्टे ट्यून, माई लीगल कोड। थैंक्स टू सब्सक्राइब, गुड लक एंड बाय बाय।